मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ, ऐसा फील हो रहा था। वो कॉलेज टाइम जैसा था। तो मैंने कभी उसे फिजिकली मिला नहीं था। तो वो एक बार बोला था कि मेरे से मिलेगा आके, तो मिला भी आके। एवरीथिंग मतलब जो था वही, हम लोग मतलब एक दो रेस्टोरेंट में डिनर्स पे गए थे, बस उतना ही। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना कुछ डाउट होने लगा कि जब भी मैं बात करती थी तो मतलब कुछ अजान का आवाज सुनाई देता था, या मतलब वो नहीं चाह के भी, मतलब जैसे हम लोग हिंदू घर में माँ को माँ ही बुलाते हैं, मम्मी बुलाते हैं, आप लोग जैसे अम्मी बुलाते हैं, तो वो वैसे बुलाने लगा। मुझे ना कुछ डाउट होने लगा उस टाइम पे कि कुछ तो आपको गड़बड़। अम्मी बुलाता था? नहीं, अपनी माँ को बुला रहा था जब मैं अच्छा, कॉल पे अपनी थी। माँ को। ओके। हाँ, तो वो मुझे सुनाई देता था। तो हम्म। तब ना मुझे थोड़ा होता है ना तब कि आप हेविली इमोशनली इन्वेस्टेड हो उस रिलेशनशिप में, 2 ढाई साल हो तो चुके हैं। पहले आपको नहीं बताया था कि वो मुस्लिम है? नहीं 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 नहीं, ओके। नाम भी अलग था, हम्म। हिंदू नाम था, ठीक है। ओके। तो उसके बाद ना मैंने क्या किया, तब देखिए इतना तो अवेयरनेस था नहीं, मैंने उसका ईमेल थोड़ा सा, वो मतलब एक कर सकते हो कि वो ईमेल कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैंने थोड़ा उसको बैक ट्रेस किया था, उसका आईपी वगैरह लेके। तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लगा कि नहीं भाई, ये तो लोकेशन भी मुझे अलग बोल रहा है। और एक दिन मैंने क्या किया कि एक बार मतलब मैंने कन्फ्रंट ही किया कि तुम मुझे सच बताओ ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तुमसे आके कभी तुम्हारे शहर में मिली नहीं हूँ। तो तो वो मतलब थोड़ा सा ये डिफेंसिव हो गया कि नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये वो करके। तो उसके बाद मुझे एक और इंसान का पता चला, फीमेल ही थी, जिससे वो उस टाइम भी बात कर रहा था, बट नथिंग, मतलब वैसा कुछ नहीं था, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी था। तो वो लड़की के साथ मैं कांटेक्ट की, तो वो बताई कि नहीं, इसका नाम एक मुस्लिम नाम उसने मुझे बताया। तो मुझे इतना मतलब शॉक लगा उस टाइम, आप नहीं कह सकते हो। मतलब 3 साल हो गया था तब। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया कि तुम मुझे सच बताओगे या मैं मतलब कुछ स्टेप्स लूं। तो तब वो मेरे को अपना सही नाम बताया। तो लेकिन आप अभी तक तो फिजिकल मीट किए ही नहीं थे ना? क्या उसके पहले फिजिकल आया मीटिंग? था, वो मुझसे मिलने मेरे शहर में आया था। अच्छा, शहर मतलब वो अलग स्टेट में रहते अलग, हुए हाँ, आपसे इजिली मिलने के लिए आया? हाँ, आया ओके। था। तो, मतलब मुझे उस आफ्टर 3 इयर्स मुझे पता चला कि वो एक मुस्लिम है। और मैं ओ। कंफर्म थी, मैं 80-85% ना, मुझे तब तक बहुत डाउट होने, क्योंकि आप जिससे कंटिन्यूअसली दिन में 5-6 घंटा बात कर रहे हो ओवर हाँ। द टाइम, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता है जो मिलता नहीं है। राइट। हाँ। एंड मतलब मेनली मेरी एज भी बहुत कम थी, मेच्योरिटी भी कम थी, गलती तो मुझसे हुई है, मैं अपना वो मानती हूँ, लेकिन आई गॉट चीटेड, लाइक आइडेंटिटी चीट इन अ वेरी बैड वे। और सबसे बुरी बात मेरी, मतलब वो मेरी गलती है, मैं समझती हूँ, मैं उसको फॉरगिव की, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं फॉरगिव की उसको। एंड मैं सोची कि चलो क्या है, मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, वो हमारी तब सेक्युलर मेंटालिटी तब किक इन कर जाती है ना, कि कोई बात नहीं, वो हो जाएगा साथ में। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग। तो ऐसे करके अनदर 5-6 इयर्स हो गया, मैं जॉब करने लगी। धीरे धीरे ना चीजें साहिल भाई बहुत बिटर होने लगी। मतलब तब वो मुझे इस्लाम के ऊपर ना थोड़ा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया नहीं, कि लेकिन आपको जब मालूम पड़ा उसके बाद भी आपने रिलेशनशिप को वही तो कंटिन्यू मेरी, किया? आई वॉज लाइक 22, मुझे हम्म। मेच्योरिटी नहीं थी और इतना अवेयरनेस नहीं था। मतलब ओके। 2010-11 की मैं बात कर रही हूँ, तब ऐसा सिचुएशन नहीं था जितना हम्म। अवेयरनेस आज के दिन में है। तब मैं ओके, बहुत फिर क्या ब्लाइंडली हुआ? ट्रस्ट, मैं सोची कि गलती हुई है, चलो माफ कर देते, मैंने ये सोचा, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ नहीं करना चाहिए था। तो फिर फिर वो उसके बाद? कंटिन्यू किया, तो मुझे वो बोला कि ठीक है, मेरी 2 बहन की शादी हो जाती है तो उसके बाद मैं तुमसे कर लूंगा। फिर वही स्टॉलिंग स्टार्ट हो गया। एंड मुझे ना ब्रेन वॉश करने लगा कि देखो, कंट्रोल करने लगा, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, यहाँ क्यों जाते हो, वहां क्यों जाते हो। मतलब चीजें ना उस तरह से, मतलब बिटर होने लगी। एंड इस्लाम, वो मुझे बोला कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। एंड ही न्यू हाउ Can I हेविली। ask you one personal question if you don't mind? या श्योर।
और मैं मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अपर्णा फंस गई, लेकिन कोई और इस तरीके से नहीं फंसना एग्ज़ैक्टली, मैं चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ, मेरा स्टोरी उतना दर्दनाक नहीं है, बट सबके नज़र में अपना दुःख तो बड़ा ही होता है। इसलिए मैं ओके, बस एक इफ एक्सपीरियंस शेयर इफ यू कर रही डोंट वांट टू आंसर दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हूँ। क्या आप पूछिए। आपका उसके साथ फिजिकल नहीं, रिलेशनशिप भी हो गया था? नहीं, नहीं, ओके, दैट्स नहीं, ग्रेट। ठीक है। नहीं, बिल्कुल फिर भी नहीं। वो समझाने लगा इस्लाम के बारे में। हाँ, इस्लाम के बारे में, ठीक है? हम्म। कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और ये जानबूझ के बोल रहा था बिकॉज़ ही न्यू कि मैं बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी उसके ऊपर। एक हम्म। कोडिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी क्योंकि मेरे फैमिली में ना थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो मैं उससे बात करती थी वो चीज़ को एस्केप करने के लिए। तो हम्म। बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो गई थी, तो वो समझ गया था, ये मैं जो बोलूँगा ये करेगी अब। तो हम्म। उसने मुझे सब सिखाना स्टार्ट किया कि तुम कोई क्लास अटेंड करो, तुम वो आप क्या वो वो जो आपका सहारनपुर के पास जो है, वहाँ पे आप अप्लाई करो, ये करो, वो करो। हम्म। कुछ-कुछ मुझे बताया आप इस तरह से करो। तो मैं ना थोड़ा ठीक है बोल रहा है मैं कर लूँगी क्या है एंड ऑल दिस मुझे ना अपने माँ-बाप से पूरा छुपाना ही था क्योंकि उनको नहीं पता चलना था कि ये हम्म। मुस्लिम है। ये टोटली मुझे हाइड किया था मैंने। उसके बाद ओके। चीज़ें ना मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब पूरी टॉक्सिक होने लगी। तो बाय हम्म। दैट टाइम आई वाज़ अराउंड 30 इयर्स ओल्ड। 10-11 साल ओके। बीत गए थे और मैं एक बहुत मेजर बात बोलती हूँ, वो मेरे से 10 साल बड़ा था। तो हम्म। जब मैं ओके। 19 की थी, वो अराउंड 29-30 का था। हम्म। ह्यूज वो भी डिफरेंस। मुझे बाद में पता चला। वो भी हम्म। इनिशियली मुझे वो रिवील नहीं किया था, जस्ट लाइक हिज़ आइडेंटिटी। तो ओके। बिटर होने लगा तब ये कोविड स्टार्ट हुआ एंड अनफॉर्च्यूनेटली इन दैट सेकंड वेव माय मॉम पास्ड अवे। तो उस टाइम में मैं भी खुद हॉस्पिटलाइज़ थी। हम्म। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की साहिल भाई कि मतलब मुझे तब मेरी माँ तभी भी ज़िंदा थी, मुझे ब्लॉक किया, मुझे तकलीफ़ दिया एंड जब मेरी माँ गुज़र गई, मैं उसे बस व्हाट्सएप में एक मैसेज की, उसने बहुत बहुत कोल्डली मुझे रिप्लाई किया कि या आई एम हम्म। सॉरी फॉर योर लॉस बस इतना ही। ना मुझे फ़ोन किया, ना मुझसे कुछ पूछा, सब कुछ ऐसे ही। मतलब उसके बाद ना साहिल भाई मेरा दिल उसकी तरफ से पूरा मर गया एंड आई थॉट कि अब मैं अपनी माँ के बगैर ज़िंदा रह सकती हूँ, जिसने मुझे 32 साल पाल-पोस के बड़ा किया, प्यार किया, तो मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ और फिर मैंने उसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। बट हाँ, उसके पीछे मेरे लेकिन 11 आपने, आपको थे, अंदाजा है आपने अपनी लाइफ के कितने ज्यादा 12 साल, 12 साल आपने 12 से वेस्ट 12 कर साल, दिए हाँ। चक्कर में? बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुःख, वही चीज़ का रिग्रेट मुझे है। मुझे एक बहुत बड़ा एजुकेशन मिला लेकिन एक बहुत हाई कॉस्ट पे एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी उससे शादी नहीं हुई थी और मुझे ये क्या बहुत अच्छा लगा। क्या क्या मैसेज आप या क्या एडवाइस आप उन नॉन मोमिन लड़कियों को देना चाहेंगी जो इस तरीके से आज भी मोमिनों की चक्कर में, अब्दुल्लों की चक्कर में फंस जाती है? क्या मैं मैसेज देना चाहेंगे? बोलूँगी ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, ये बहुत टेम्परेरी होता है। जब आपको हम्म। उसके साथ बहुत लंबी ज़िंदगी गुज़ारने होगी ना, तो वो वैसा नहीं रहेगा और धीरे-धीरे वो अपना रंग दिखाएगा, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। वो हम्म। पहले बहुत अच्छा था, पर बाद में उसने अपने रंग दिखाए। तो मैं थोड़ा अवेयरनेस यंग लड़कियों को बिकॉज़ मैं भी बहुत यंग थी उस टाइम। तो उतनी यंग लड़कियों को मैं थोड़ा-सा अवेयरनेस एंड थोड़ा कॉशियसनेस रखने के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि इस चक्कर में नहीं फँसने के लिए। तो मेरे 11 साल जो बर्बाद हुए साहिल भाई, मैं आज भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ टिल डेट। हम्म। बहुत बड़ा एक वुंड हो जाता है ये चीज़ का। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। यही आज है। बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप ये स्टोरी अपनी बता रही है ताकि दूसरे लोग जो है वो आगाह हो जाए और ऐसी गलतियां ना करें। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका जुड़ने का। थैंक यू साहिल भाई। आप ठीक से रहिए। ओके। जी। अच्छा, एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी फीमेल जुड़ रही हैं और वो अपनी स्टोरीज बता रही हैं, और ये स्ट्रीम खास करके मैंने इसी वजह से रखा है कि आपके सामने एग्जाम्पल्स आए कि दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है। अब कोई आप सोचो कि इतनी हिम्मत करके आकर वो अपनी स्टोरी बता रही है। ऑब्वियसली वो खुद भी कह रही है कि मुझसे गलतियां हुई, और अगर आप लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो सोचो कि कोई आके अपनी बात बताएगा क्या?
और जो लोग गलत कर रहे हैं भाई तुमको क्या मतलब मालूम। उतने में ओके। 17 ज्यादा से ज्यादा। हम्म। तो उसका रेप कर दिया उन्होंने। रेप हुआ। जो रेप हुआ, यस, उसका रेप हुआ। उसके बाद से जो मैं हिल गई, मतलब मुझे तो अभी भी रोंगटे आ रहे हैं और अभी भी आंसू आ रहे हैं कि हम्म। मतलब जिसको मैं ऐसे देख रही थी उसका सडनली रेप हो जाता है। तब तब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाने लगी कि ये क्या, किस तरह की मानसिकता है कि वो लड़की हिंदू रहना चाहती थी क्योंकि उसके पिताजी हिंदू थे, और वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसका रेप हुआ। हम्म। पर नहीं फिर लेकिन बाद अब में सवाल ये उठता है कि क्या रेप इस वजह से हुआ क्योंकि उसको हिंदू बनाया जा रहा था, या क्या है। वो शादी नहीं करना चाहती थी उस लड़के से, ये बात तो थी, और उसको हिंदू लड़के से शादी करनी थी, ये भी उसने हम्म। बता के रखा था। तो ओके। अब ये तो बात थी, अब इतना मतलब डायरेक्टली तो वो नहीं बोलेंगे, और उनका बस इतना था कि तुम्हें इसी से शादी करनी है, इसी लड़के से, जो मुस्लिम लड़का हम्म। था। तो बाद में फिर ये हुआ कि वो लड़की फिर इधर आ गई, मतलब बाकी हिंदुत्ववादी जो लोग थे फिर वो उनके पास आई वगैरह। तो उस लड़की को फिर उस गांव से ही मतलब दूर किया, दूसरे गांव में तो ही पुलिस उसको केस रखा। नहीं हुआ उस पे। पुलिस केस नहीं हो गया, क्योंकि जो यही तो दिक्कत होती है ना कि वो लड़की भी माइनर है। पुलिस हम्म। केस करने की मतलब, ये जो लोग कहते हैं ना आरएसएस इतना ताकतवर है, आरएसएस कुछ नहीं है। कोई हम्म। मतलब इतना कुछ हम जैसे ही लोग हैं जो साधारण लोग हैं। अब मैं तो उस वक्त शाखा लेती थी, और मैं ही वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव थी उस पूरे एरिया में, और मैं खुद थी 22 साल की। तो ना हम्म। मुझ में हिम्मत थी पुलिस केस करने की, ना किसी और में हिम्मत थी पुलिस केस करने की। बाकी भी लोग थे आरएसएस के, कुछ एक्टिविस्ट वगैरह वो भी थे, पर कोई ऐसे पुलिस केस के झमेले में आरएसएस मतलब, वो भी तो आम घरों में से ही नहीं आते हैं। आरएसएस तो तो जाके देखो सविता जी, आरएसएस तो हम्म, बाद में आएगा, हम्म, उसकी माँ तो थी ना। उसकी माँ ने भी नहीं पुलिस केस की, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसकी माँ ने भी बोला कि ये तो नहीं कर सकते, अब जो कुछ भी कर सकते हो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर उसकी शादी उसी से होगी। उसकी माँ ने भी यही बोला था। मतलब तो जिसने रेप फिर किया उसके साथ शादी कराने के चक्कर में थे। हाँ, अब ऑप्शन उसके उसके पास, क्योंकि वो फिर माँ ही, उसको पता था ना कि अब मैं सपोर्ट नहीं करूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। हम्म। तो उसकी माँ का भी तो यही था ना हाल। तो फिर उस लड़की को मतलब फिर जो लोग थे जो फिर जो बड़े लोग थे गांव में सब, जो हिंदू सभी, तो वो लड़के मतलब उन सब ने मिलके उस लड़की को फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, वहां पे उसका एजुकेशन वगैरह करके उसकी फिर एक हिंदू लड़के से शादी करा दी। और मतलब वहां पे अभी खबर ही नहीं है कि वो लड़की कहाँ है। हम्म। मतलब उसकी माँ को अब छुप छुपा के बताया भी होगा। तो पर उसकी माँ को भी ये है कि उसने माने भी कि मुझे नहीं पता, वो भाग गई, इज लाइक। तो इस तरीके से मतलब बचाना पड़ा है उस लड़की को। हम्म। तो एक्चुअली मुझे मुझे इस बात से ये बताना है कि जो भी हिंदू मतलब बैठे हैं ना कि अरे कुछ होगा तो आरएसएस हमें बचाने आएगा, या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद को बचाना पड़ेगा। आप किसी संगठन पे डिपेंड रहोगे कि कोई हिंदुत्व, और उसमें भी बड़ी बात हिपोक्रेट, मतलब ये हिंदू भी ऐसे है ना कि जो काम करते हैं ये लोग उन्हीं का सम्मान नहीं करते। सम्मान तो जाने दो, उन्हीं को गालियां देते हैं ये लोग। तो क्या ही इनके लिए काम करे और क्या ही इनको बचाए। हम्म। और एक केस था उसी उसी गांव में, मेरे वही कार्य क्षेत्र में। तो मतलब वहां पे एक महिला थी, तो उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। तो अब ये बहुत माइन्यूट लेवल का केस है, मतलब इनिशियल लेवल की मेंटेलिटी है। लव जिहाद पे वो पूरी तरह से फंसी तो नहीं थी। मैं ये बात मतलब इसके लिए बता रही हूँ कि बाकी लोग भी अवेयर हो जाए, या बाकी लोग भी ये जान सके कि किस तरह से आप मतलब ऐसी लड़कियों को या महिलाओं को इस चीज से थोड़ा बहुत तो दूर निकाल सकते हो। इसलिए बस ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो वो एक महिला, वो शिक्षिका थी, वो टीचर थी। उनके 2 बच्चे थे, और उनके मतलब उनके पति से उनका उतना बनता नहीं था, और वो दूसरे शहर में थे उनके अच्छा पति, वो थोड़ा। ये भी तो हो सकता है ना कि आप जिस लोकेशन में रहती है वहां की जो आरएसएस के में जो जुड़े हुए लोग हैं वो इतने सक्षम ना हो, क्योंकि हाँ मैं एग्जैक्टली जिनको जानता हूँ कुछ आरएसएस वाले लोग को, तो वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर कुछ इस तरीके से होता है तो वो दे इंश्योर के केस फाइल हो, एफआईआर हो, और जो दोषी हो उसको वो पकड़ा जाए।
तो मैं जिनको जी जी जानता जी। हूँ वो तो थोड़ा एक्टिव है अभी। शायद हो सकता है कि आपके वहां पे जो लोग हैं जो जुड़े हैं इसके साथ, वो इतना ज्यादा सीरियसली काम नहीं कर रहे हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वहां पे वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या उतना सीरियसली। और मतलब ये भी है कि हर जगह पे जैसे आप लोग जानते हैं कि वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, तो ये ऐसे लोग हर जगह पे नहीं है। ये भी हम्म। रियलिटी है। ये भी ग्राउंड नहीं तो रियलिटी है। इसमें एक्चुअली जहां तक मुझे पता है आरएसएस के बारे में, जो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है, सॉरी नॉलेज है मेरे पास, तो इसमें कई सारे हायरार्की होती है इनकी। जैसे ये होता है ना, असिस्टेंट है, फिर सीनियर असिस्टेंट, फिर वो जी। टीम हाँ। लीडर, सीनियर टीम लीडर, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट हम्म। वीपी। उस तरीके से इनमें भी तो जी अलग अलग पोस्ट होती है। तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उधर जो क्या कहते हैं उसको, पूरे स्टेट का जो हेड होता है, तो उन तक जी। भी तो आप जाके कंप्लेन कर सकती है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। देखिए उनके पास अभी इतने कंप्लेंट्स आते हैं, वो कितने हम्म। कंप्लेंट्स की तरफ ध्यान दे? क्योंकि हम्म। बहुत कम मेंबर है आरएसएस में भी। अब मैं तो मतलब महाराष्ट्र के बारे में बताती हूँ, या जो भी जिस रीजन में मैंने काम किया है। तो ये हम्म। लोग भी, इनके मतलब दिमाग को ऑलरेडी इतने टॉपिक है। और हर एक केस पे आप स्टेट लेवल, मतलब हर जैसे हर केस पे मोदी नहीं आ सकते ना आपको हम्म। बचाने। तो ऐसे ही हम्म। हर एक केस पे आप कहाँ स्टेट लेवल के लोगों पे जाएंगे? तो आपके शहर में जो एक्टिव है पहले तो आप वहां पे जाएंगे। फिर जाएंगे, ओके चलो शहर में जो एक्टिव है उनसे कुछ नहीं बन पाया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। पर उनके नाम को आपको पता पड़े, फिर वो आके कुछ करे, पहले उनके भी शेड्यूल व्यस्त है। उनके पास इतने केसेस है। मतलब मैं जब काम कर रही थी 2015 में, तो हम्म। महाराष्ट्र में 2700 लव जिहाद के केसेस ऑन गोइंग थे। हम्म। अब जो आप कह रहे आरएसएस के हेड वगैरह, वो टीम भी जो भी है, तो एक तो ये है कि ये लव जिहाद का केस, और इसमें हर टीम का हर मेंबर उसमें मतलब ये नहीं कर सकता, दखल नहीं देता, क्योंकि उसके पास हम्म। ऑलरेडी कई डिपार्टमेंट्स है हैंडल करने के लिए। तो कुछ ओके। लोग डेफिनेटली है, और कुछ लोग मतलब कुछ केसेस मतलब जो पॉसिबल भी है जिन पे पुलिस केस फाइल करना, या मतलब पुलिस केस फाइल करके भी वो फैमिली की सिक्योरिटी भी मतलब देखना जरूरी होता है। और जैसे हाँ, ये वो लड़की के फैमिली की बारे में, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, और आप स्टेट लेवल पे बोलोगे तो स्टेट लेवल का जो आदमी है वो आके पुलिस केस फाइल करके जाएगा। पर बाद में जो कुछ भी होगा वो तो लोकल लोगों को निपटना पड़ता है ना। तो हम्म। लोकल की टीम वहां पे उतनी सक्षम नहीं होगी, तो ये लोग क्या करेंगे आके? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आरएसएस है या दूसरे संगठन है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी देश की क्या कहते हैं उसको, जो ये कौन सी व्यवस्था बोलेंगे, ये जो लॉज जो टैकल करते हैं, सिर्फ आरएसएस और ये बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है यार। वी हैव अ लॉ सिस्टम, एग्जैक्टली पुलिस है, एग्जैक्टली। सब है। तो तो ये बाकी संगठन की तो सबसे पहली बात तो जरूरत पड़ना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। एग्जैक्टली वरना फिर एग्जैक्टली गवर्नमेंट किस काम की, अथॉरिटीज किस काम की, है ना? एग्जैक्टली। तो पहले तो होना नहीं चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि हाँ, जुडिशरी सिस्टम, थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई हमारी हम्म जुडिशरी सिस्टम इतनी मजबूत होना चाहिए कि वो खुद इस तरीके के हम्म मामले, सबसे पहली बात तो हो नहीं, दे नीड टू इंश्योर दैट। हम्म अगर हो भी हम्म जाता है तो दे नीड टू इंश्योर कि भाई प्रॉपरली केस रजिस्टर हो। देन दे नीड टू इंश्योर दैट केस रजिस्टर होने के बाद वो जो दोषी है उसको सजा भी मिले, प्लस जो फैमिली वाले हैं, खास करके इस तरीके के केसेस, रेप, बलात्कार जैसे केसेस है, उसमें जो फैमिली है उनको प्रॉपरली एक सिक्योरिटी देना चाहिए। हम्म। तो हाँ, पता नहीं कब होगा, लोगों को इसकी मांग पर करना अभी वो चाहिए। तो सिर्फ रीजन आरएसएस भी या ऐसा दूसरे था के मतलब। भरोसे पे बैठ के मतलब नहीं है। हाँ, मतलब मैं तो जिस रीजन में काम करती थी ना, अभी ये मैं जिस रीजन का आपको बता रही हूँ, अब ये केस में तो उसकी माँ खुद नहीं आना चाहती थी पुलिस केस और ये सारे झंझट में। और हम्म। ये तो जो रीजन था, ये इस यहाँ पे पहले ही नक्सलाइट्स एक्टिविटीज भी चलती थी। अभी उस हम्म। पे कैसे वैसे मतलब पुलिस ने कंट्रोल किया था थोड़ा तो। और बाकी तो पूरा आदिवासी और ये एरिया था। तो ऐसे हम्म। रीजन में आप भी समझ सकते हो, लोगों को समझाना, फिर जुडिशियरी सिस्टम तक लेके जाना, और मतलब ये कितना डिफिकल्ट होता है। बल्कि मैं जब मुंबई में रहता था तो वहां पे बाकायदा एक
पुलिस की गाड़ी वैन घूमती थी जो जिसमें लिखा हुआ होता था कि ये दिस इज फॉर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड फीमेल। हम्म। तो अब ओके। कितना वो लोग काम करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं केसेस को, आई डोंट नो, लेकिन होना चाहिए कि इस तरीके के केसेस होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसको प्रॉपरली सजा मिलनी चाहिए। जी। तो मतलब उस केस में तो वो मतलब बाद में तो मैं भी अब वैसे तो मेरा भी एज बहुत कम था, तो बाद में जो गांव के तो उन्होंने ही वो टेक ओवर कर लिया था ऑफ कोर्स। तो हम्म। उन्होंने भी मतलब यही सही समझा कि उस लड़की को ही वहां से अभी ये करे, कि क्योंकि वो उस मोहल्ले में उस एरिया में रहेगी तो वो सेफ नहीं रहेगी। बाकी तो केस फाइल करना ये वो जो भी है वो लेकिन ये पॉसिबल नहीं। आपने जो स्टोरी बताई है, ये बहुत हम सबके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि एक 15-16 साल की लड़की का रेप हो जाता है। उसमें आप अगर जो बता रही हैं, आरएसएस आप जुड़ी हुई थी, आरएसएस वाले भी देखते हैं, उनको खुद ये चेक करना चाहिए किधर का मामला है, इफ दे आर सीरियस। लेकिन हम वो सबके अभी लिए उस चीज को बिल्कुल। 10 साल हो गए, वो उन्होंने ही देखा, बाद में उस लड़की का पूरा आरएसएस वालों ने ही किया। हम्म। वो मतलब उसको नहीं, वो कुछ भी जो किया, लेकिन प्रोटेक्ट सबसे करना। पहली वो कुछ भी किया, बाद में कितना भी सपोर्ट किया, लेकिन जो पहली चीज थी कि एफआईआर हो और उसको सजा मिले, अगर वो ही नहीं किया तो बाद में कुछ भी करके क्या मतलब है। मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि वो बाद में ठीक है, उसको करोड़ों रुपए दे दे। ये तो वही मोमिन वाली बात हो गई ना कि यहाँ पे जब हम मोमिनों से बात करते हैं कि भाई वो नॉन मोमिन कितना भी अच्छा है, उसका रेप हो गया तो क्या मिलेगा, तो वो लाइक उनको मोमिन अगर है, मोमिन अगर लड़की है, रेप हो गया तो उसको क्या मिलेगा, उसको जन्नत देगा अल्लाह। अरे भाई क्या हम्म। फायदा, यहाँ नहीं हम्म। बचा पाया, उसको यहाँ इंसाफ नहीं मिला, तो जन्नत विन्नत क्या हम्म। मतलब की। हम्म। तो बाद में आप जी। उसको करोड़पति बना दो या कुछ भी कर दो, इट डजंट मेक सेंस। आपने जो फर्स्ट स्टेप था इंसाफ का, वो उसको मिला ही नहीं। तो हमारे लिए तो जी। आपने जो बताया, अगर ये सही है, तो हम सबके हम्म। लिए बहुत शर्म की बात है कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि वो बच्ची थी, 15-16 साल की थी। इट्स वेरी सैड। जी। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं, और अगर आरएसएस वाले या मतलब दूसरे वाले। बाद में वहां पे जो भी मतलब मैंने भी ये किया तो उन मोहल्ले के और वो लोग फिर ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, उनका तो अफेयर था, ऐसा वो रेप नहीं था। पर अभी वो हम्म। बच्ची बोल रही थी कि नहीं दीदी रेप ही था, मेरा कोई उसके साथ चक्कर नहीं था। पर हम्म। अब उसकी भी बात कौन सुने, और ये भी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम्म। यही मैं बोल रही हूँ कि इतनी मतलब कई सारी चीजें हैं जिसमें आरएसएस चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, तो जो लोग डिपेंड है आरएसएस पे और ये वो, और कई सारी चीजों के तो इतने एविडेंसेस भी स्ट्रांग नहीं होते। तो हम्म। हर किसी को खुद की सुरक्षा खुद ही करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये चीज मतलब यहाँ पे बताना चाहती थी कि बिल्कुल चलो बिल्कुल। ये सब कुछ अगर सॉल्व हो जाता उस तरीके से, उस बच्चे को जस्टिस मिल जाता है, तो मेरा मतलब वो दिमाग से बात शायद निकल भी जाती कहीं ना कहीं, वो कि आपको चलो मतलब बहुत एटलीस्ट वो इफेक्ट, हो भी गया। उसका बहुत इफेक्ट पड़ा है आपको। हाँ। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब मैं कुछ भी देखती हूँ, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, जो भी देखती हूँ, मुझे वही चीजें याद आती है और बहुत रोना आता है कि मतलब हम्म। मुझे लगता था कि नहीं यार हम बहुत स्ट्रांग है और ऐसा किसी के साथ, पर मुझे समझ में आया कि नहीं, बहुत मतलब हम बहुत फेल हो जाते, कहीं हम्म। कहीं कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करना इतना ही है, बाकी बाकी तो एग्जैक्टली कुछ नहीं। और यही हमारी कोशिश है, लोगों को अवेयर किया जाए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि हम्म। कोई जो है इस तरीके से फंसे नहीं लव जिहाद वाले केस में, या फिर फीमेल जो है वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे, अपने साथ जो है पेपर स्प्रे रखे अगर वो कहीं आती जाती है, सो दैट उनके पास सेफ्टी रहे। आप कुछ हम्म। क्या कहते हैं उसको, तो कराटे या जो इस तरीके की चीजें होती है वो सीख के रखे अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, सो दैट नो वन कैन अब्यूज यू। सेल्फ डिफेंस। जी। थैंक यू समर भाई। जी। जी। सेल्फ डिफेंस में जो जो चीजें सीख सकते हैं वो तो सीखे, मतलब ताकि। यही यही मैं बता रही थी कि सेल्फ डिफेंस तो हम लोग कराटे वगैरह भी सिखाते हैं शाखा में, तो उस हम्म। लड़की को वो भी आता था। फिर वो लड़की उस मतलब कराटे वगैरह वो सब कुछ भी वो सीखी थी, वो लड़की अपने खुद के घर में थी, और मतलब उसके घर में वो लड़का आया, और मतलब उसका घर ऐसा था कि मतलब वो जो थे वो बहुत मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी।
तो उनका दरवाजा भी बहुत ज्यादा पक्का नहीं था। फिर उसकी माँ घर में जब नहीं थी तब वो लड़का आया, जो भी था लड़का इंसान जो भी आता, और फिर उसने मतलब उसके घर में उसने वो किया। तो क्या फायदा था कि उसके कराटे सीखे, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थी, वो आरएसएस की शाखा में जाती थी, इतने सारे लोग उसको सपोर्ट करने वाले थे, बाद में हालांकि सभी ने उसको सपोर्ट किया भी, लेकिन वो चीज जो उसके साथ हुई वो तो कोई भी टाल नहीं पाया। मतलब वो खुद कराटे भी सीखी, इतना कुछ किया तो भी। तो पहले तो दूर ही रहो इन लोगों से, यहाँ पे इनकी लड़कियां भी सेफ नहीं है। सही। और और एक एक दूसरा इंसिडेंट मैं बस आपको बताना चाहती हूँ। एक दो इंसिडेंट्स है। तो एक महिला थी, तो वो मतलब टीचर थी, उनके बच्चे भी थे, और उनके हस्बैंड जो थे वो दूसरे गांव में जॉब करते थे। वो तो 8-15 दिन में, महीना मंथ में आना जाना, और शायद उनके और उनके हस्बैंड की ज्यादा मतलब जमती भी नहीं थी। तो वो महिला भी शायद, तो वो भी थोड़ा लोनली महसूस कर रही होंगी या जो कुछ भी था वो भी। अच्छा, और इसमें एक और बात है कि उनके जो ससुर थे उस महिला के, वो आरएसएस से जुड़े थे। वो लव जिहाद के बारे में बात करते थे उनके ससुर। और ये जो महिला थी उसको मतलब समझ में नहीं आया, मतलब उसको वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये तो सेक्युलर थी, तो उसको उन चीजों पे भरोसा भी नहीं था। तो ये जो स्कूल में, जिस स्कूल में ये पढ़ाती थी, वही स्कूल में एक टीचर था जो मुस्लिम था। और वो टीचर इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे तैसे उनके कलीग ने वगैरह ये सब चीजें नोटिस की होंगी। तो वही नोटिस किया था, तो वो बताते बताते, तो वो भी मेरे पहचान वाले थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, और ये जो महिला है वो ऐसे ऐसे फंसने के चांसेस है उनके ट्रैप में। तो थोड़ा सा तुम देख लो, कुछ कर सकती हो तो बात यह है कि चलो, मैं मेरी उनसे भी काफी मतलब ज्यादा पहचान भी नहीं थी, तो अब उनको वहां से निकाले कैसे, उनसे बात कैसे करे। तो मुझे बस इतना बताना है कि इतने एफर्ट्स भी लेने पड़ते हैं, और सबको समझ में भी आ जाए कि किस तरह के एफर्ट्स आप ले सकते हो पहले ही लोगों को अवेयर करने के लिए। तो जैसे तैसे करके मैंने उनके घर में जाना आना जाना शुरू किया, उनसे बातें करना शुरू किया। फिर मुझे 1-2 महीने लगे ये समझने में कि उनको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, मैं उनसे किस तरह से लव जिहाद के बारे में बात कर सकती हूँ। और मतलब यहाँ तक किया कि उनको मैंने किचन में हेल्प की, कि आप जॉब को जाती है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी, ताकि वो मुझ पे भरोसा रखे, और मैं जो बता रही हूँ वो सुने थोड़ा सा। तो मुझे कुछ दिनों में ये पता चला कि उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो उसी में मैंने उनको किताबें देना शुरू किया, उसमें मैंने एक लव जिहाद की किताब दी उनको। तो सभी को भी बता दूं, लव जिहाद की भी किताबें काफी मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे लव, और उन किताबों में रियल विक्टिम्स जो है लव जिहाद के, उनके बारे में उन किताबों में लिखा है। और सुनीला सोवनी करके उनकी भी किताब है लव जिहाद के बारे में। तो आप ऐसी किताबें दिया करिए लड़कियों को पढ़ने के लिए। तो मैंने उनको ये किताब दी, उसके बाद उन्होंने वो किताब पढ़ी, उन्होंने खुद मुझे बुलाया, वो मेरे सामने रोने लगी कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक किताब दी और मुझे इस बारे में पता चला। अब उन्होंने खुद से तो बताया नहीं मुझे कि मैं भी शायद फंस सकती थी इस ट्रैप में, पर और मैंने भी उसका जिक्र फिर नहीं किया। पर उन्होंने जिस तरह से मुझे थैंक यू बोला रो के, उसी से मैं समझ गई कि अब ये निकल चुकी है इस हालत से। तो एक बात समझाने के लिए भी आपको किसी महिला को या किसी को कितना एफर्ट लेना पड़ता है। और ये बात है कि हिंदू लोग जो है वो लड़कियों को या महिलाओं को ही गालियां देते हैं कि अरे ये कैसे फंस जाती है, ये इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, इन्हें तो इनके धर्म का ज्ञान नहीं, तो इन्हें तो अकल नहीं होती। अरे आप उनको अवेयर करोगे तो ये समझेगी। आप उनको गालियां मत दो, आप उनको समझ लो और फिर समझाओ, वो समझ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। जी आपने जी बड़े जबरदस्त तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आई एम श्योर आप लोग जो एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं